पॉल ने मुझे धक्का दिया और इतनी जोर से लात मारी कि मैं कूड़ेदान में सिर के बल गिर पड़ा। उसने न केवल इसे समाप्त किया बल्कि आगे बढ़कर मेरी पीठ पर मुक्का मारा और चिल्लाया, मुझे पता है कि तुम वही हो जो इस गली के अंदर कचरा फैलाते हो। अगर तुम यहाँ फिर से गंदगी फैलाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने घर में घुस गया। मैंने बमुश्किल अपने आप को कचरे के डिब्बे से बाहर निकाला। मुझे डर था कि कहीं पॉल फिर से अपने घर से बाहर न आ जाए और मुझ जैसे मासूम को पीटना शुरू कर दे। जब मुझे इस बात से राहत मिली कि अब वह बाहर नहीं आएगा तो मैं गली में पड़े अखबारों को समेटने लगा और साथ ही पॉल के घर को भी आंखों से देखने लगा। मेरे पास सभी प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। पब्लिक लेजर और नॉर्थ अमेरिका नाले के पास पड़े थे। जर्नल ऑफ कॉमर्स 2 भागों में विभाजित हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, जबकि द टाइम्स इस तरह गिरा था कि उस पर पेट्रोल और मिट्टी का बड़ा धब्बा था। मुझे यह देखकर दुख होने लगा था कि मिस एलिजाबेथ जब अपना अखबार पढ़ने के लिए खोलेंगी तो वह कितना गंदा स्थान देखेंगी। अगर किसी और अखबार में इस तरह का धब्बा होता तो निश्चित रूप से मुझे दुख नहीं होता, लेकिन टाइम्स की बात कुछ और थी। यह मिस एलिजाबेथ का पसंदीदा अखबार था। मिस एलिजाबेथ दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे प्यारी लड़की थी। अगर पॉल की जगह मेरी उम्र का कोई व्यक्ति मुझे इस तरह मारता तो मैं उसे मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देता। एक्शन से भरपूर फिल्म देखने के बाद अगर कोई लड़का दुश्मन से मुकाबला करना नहीं सीखता है तो समझ लीजिए कि उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पॉल से लड़ना एक चूहे को हाथी से लड़ने जैसा था। वह 25 या 30 साल का था, या शायद उससे भी बड़ा। वह 2 साल तक राष्ट्रीय फुटबॉल के चैंपियन भी रहा था। कुछ दिनों तक उसने सेना में भी सेवा की, लेकिन फिर बाद में नियमों का पालन न करने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। सेना से वापस आने के बाद पॉल ने कई जगहों पर काम किया, लेकिन किसी भी जगह पर उसने लंबे समय तक काम नहीं किया। अब वह मिसेस फैटी के टैवर्न में मैनेजर के सहायक था। सुबह सुबह उसने मुझे पीटा क्योंकि शायद वह उसी समय शराब खाने से वापस आया था और बहुत नशे में था। जहां तक उसकी गली का सवाल था, वह आईने की तरह साफ थी। न जाने क्यों उसके मन में आया कि गली में कूड़ा फैला हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसके लिए उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया। मिस्टर पॉल, कोई बात नहीं। कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें। एक दिन मुझे भी बड़ा होना है। तब मैं तुझे देखूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि तू उठकर पानी तक न पी सकेगा। पॉल अपनी फोर्ड को मिसेस फैटी के टैवर्न के पीछे पार्क करते थे। सुबह जब मैं एजेंट के साथ अखबार लेकर निकलता था तो वह गठरी की तरह सीट पर लेटा होता था और उसके मुंह से खर्राटे की आवाज आती रहती थी। अक्सर उसके बगल में व्हिस्की की बोतल भी पड़ी रहती थी। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये अपने घर जाकर क्यों नहीं सोता। हम 4 अखबार वाले लड़के थे। अखबार बेचने और बांटने के अलावा हमारा एक गुप्त कारोबार भी था। अगर आप सुबह सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले सड़कों, गलियों और बाजारों में घूमते हैं तो कई गिरी हुई चीजें मिलती हैं और कई चीजें गलती से गिर जाती हैं और कई चीजें जानबूझकर फेंक दी जाती हैं। रूट नंबर 1 पर अखबार बांटने के बाद मिकेल को एक अच्छा रेडियो ट्रांजिस्टर मिला। गर्मी के मौसम में मुझे हमेशा मूंगफली की थ्रेशिंग बैग से बहुत अधिक मूंगफली मिलती थी। हर दूसरे और तीसरे दिन कूड़ेदानों की तलाशी लेने पर मुझे कई बेकार बोतलें मिलती थीं, जिन्हें मैं अच्छे दामों पर कबाड़खाने में बेच देता था। एक बार मुझे कार्डों का एक डेक भी मिला जिनमें केवल 3 कार्ड कम थे। मेरा घर एक ऊंची पहाड़ी पर था। वहां से मैं रोज सुबह 5 बजे अखबार बांटने निकल जाता। 6:30 बजे तक सड़कों और गलियों की बत्तियां जलती रहतीं। चौराहे पर 4 बत्ती के खंभे ने मुझे एक बड़े प्रकाश स्तंभ की याद दिलाती थी और मैं खुद को एक नाविक के रूप में सोचा करता था जो अपनी छोटी साइकिल की सवारी कर रहा था, यात्रियों को ले जाने वाले जहाज के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर रहा था। कभी मेरी साइकिल मुझे प्लेन का पायलट बनाती तो कभी पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर।
मैं स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता था जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसके इशारे पर लाखों मनुष्यों का जीवन निर्भर करता है और जो ऐसी चीजें देखता है जो दूसरे नहीं देख सकते। सुबह मैं मिस एलिजाबेथ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने के लिए अपने दिल की गहराई से सोचता था। लेकिन इतनी सुबह सुबह एक अखबार वाले लड़के की खातिर वह नींद में खलल क्यों डाले? ऐसा बहुत कम होता था, महीने में एक बार या शायद 2 महीने में, जब वह दरवाजे के पास खड़ी नजर आती थी। हालांकि डॉक्टर शेरेस, जो उसके पिता थे, कभी कभार सुबह मिलते थे। कभी किसी मरीज को देखकर आते और कभी किसी के पास जा रहे होते। हमारे छोटे से कस्बे के सफल डॉक्टरों में उनकी गिनती होती थी। मिस एलिजाबेथ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं उससे 1000 बार से ज्यादा प्यार करता था। अक्सर जब मैं दोपहर में स्कूल से वापस आता तो वह अपने बगीचे में लगे फूलों के पौधों के पास खड़ी दिखाई देती। उसे देखकर मैं अपनी छोटी सी साइकिल से उतर जाता और हालचाल पूछता। वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और मुझसे स्कूल के बारे में सवाल करती। और वो पूछती कि आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूं। उन शिक्षकों के नाम पूछती जो क्रूर थे। फिर हिसाब लगाती कि मुझे हाई स्कूल पास करने में कितना समय लगेगा। कभी कभी वह मुझे कहानी की किताबों के नाम बताती और उन्हें पढ़ने का सुझाव देती। वह अपने स्कूल के समय में इन किताबों को पढ़ती थी। अगर उसके द्वारा बताई गई किताब मुझे पुस्तकालय से नहीं मिलती थी तो वह मुझे खराब न करने की हिदायत के साथ अपनी जमा किताबें दे देती थी। मैं उत्साहपूर्वक उनकी पुस्तकों की रक्षा करता था। सच तो यह है कि मैं उनकी किताबें कम पढ़ता था और महक ज्यादा लेता था। मुझे उनमें उसकी बहुत मीठी महक महसूस होती थी। किसी दिन वह बहुत खुश नजर आती थी तो किसी दिन वह बहुत उदास नजर आती थी। जब भी मैं उसे अपने भविष्य के बारे में बताता और कहता कि मैं बड़ा होकर पायलट या फिल्म हीरो बनूंगा तो वह बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह मेरी बहन हेलन की तरह मेरा मजाक उड़ाए। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। मैंने तय किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मिस एलिजाबेथ से ही शादी करूंगा। लेकिन मैंने एलिजाबेथ को यह कभी नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि मुझे यह बताने में शर्म क्यों आई। मुझे पता था कि शादी के वक्त मेरी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। 20 साल की उम्र का मतलब था कि मिस एलिजाबेथ उस समय 30 या 40 साल की होंगी। लेकिन मुझे उम्र से नहीं बल्कि मिस एलिजाबेथ से प्यार हो गया था। भले ही वह 1000 साल की हो जाए, फिर भी वह इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी होगी। एक बार मेरी बहन हेलन ने अपनी सहेली को मिस एलिजाबेथ के बारे में बहुत बुरी बात कही। उसने कहा कि आजकल पॉल मिस एलिजाबेथ का पीछा कर रहा है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं हेलेन और उसकी सहेली के चेहरे को नोचना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत धैर्य से काम लिया। शाम तक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने प्रार्थना की कि समय जल्दी बीत जाए और मैं 20 साल का हो जाऊं और मिस एलिजाबेथ को पॉल जैसे बदमाश, क्रूर और शराबी आदमी से बचा लूं। लेकिन इस दुनिया में किसी की भी हर दुआ कबूल नहीं होती। अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। एक सुबह जब मैं मिस एलिजाबेथ का पसंदीदा अखबार द टाइम्स डाल रहा था, उसने दरवाजा खोला। वह हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं। उसकी आंखें मुस्कुराती हुई लग रही थीं। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूं? छोटा काम? मैं उसके लिए बड़े से बड़ा काम कर सकता था। वो एक बार कहकर तो देखे। अगर वो मुझे पॉल को मारने, लूटने और यहाँ तक कि पॉल की कार को आग लगाने के लिए कहती तो मैं ये सब भी जरूर करता। लेकिन ये सब बातें मैंने उससे नहीं कही। मिस एलिजाबेथ, क्यों नहीं? मैं आपका काम करूंगा। यह बहुत गुप्त काम है। वो मेरे इतने करीब आ गई कि उसके बदन की महक मेरी नाक में महसूस होने लगी। वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे, किसी को नहीं। यह रहस्य मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। मैं समझ गया था कि शायद वो मुझसे अपने प्यार का इजहार उसी तरह करना चाहती है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। मुझे डर लग रहा था कि उसके मुंह से प्यार के शब्द निकलते ही मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। बोलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? मैंने बेपरवाही से कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मिस एलिजाबेथ। वह वहीं घास पर बैठ गई और मुझे अपने इतने करीब बिठा लिया कि उसकी सफेद पिंडलियां मेरे पैरों को छूने लगीं। क्या तुमने मिसेस फैटी का टैवर्न देखा है? हाँ, मैं रोज वहां अखबार डालने जाता हूँ। फिर उसने कहा, सराय के पीछे एक छोटा सा मैदान है। मैदान के अंत में एक सुंदर रंग का घर है। उस घर के दरवाजे पर एक लाल लेटर बॉक्स है। मुझे पता था कि वह पॉल के घर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी बात काटना अच्छा नहीं लगा। वह कहती रही, मैं चाहती हूं कि तुम रोज सुबह उस लेटर बॉक्स को खोलो, उसमें रखा लिफाफा निकालो और उस लिफाफे को मेरे कमरे की खिड़की में रखे कांच के जार में रख दिया करो। क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हें ये काम करते हुए कोई न देखे, कोई कभी नहीं जान पाए कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं मिस एलिजाबेथ, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम समझ गए हो कि क्या करना है? हाँ मिस एलिजाबेथ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। ग्रे हाउस के लेटर बॉक्स के लिफाफों को आपकी खिड़की के जार में रखना है और जार के लिफाफों को लेटर बॉक्स में रखना है, और यह सब सुबह होने से पहले करना है, सूरज निकलने से पहले। यह सब ठीक है, लेकिन याद रखना यह हमारा रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। अच्छा, अब यह बताओ कि फिल्म देखने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए जाने चाहिए? पैसे निकालने के लिए उसने अपना हैंडबैग खोला और कई सिक्के घास पर गिर गए और एक गोल सुनहरी वस्तु लुढ़कते हुए पौधों की क्यारी में जा घुसी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उस चीज को उठा लिया। यह एक सुनहरी चैन वाली जेबी घड़ी थी, जिसके पीछे बड़े बड़े अक्षर थे जिन पर एलिजाबेथ शेरेज लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरे हाथ से घड़ी ली और फिर से अपने बैग में रख ली। पिछले साल पिताजी मेरे लिए यह घड़ी इटली से लाए थे। इसकी चेन ढीली हो गई है, इसलिए मैं इसे विशेष अवसरों पर ही पहनती हूँ। और फिर भी मुझे डर है कि कहीं यह गिर न जाए। हाँ, कितने पैसे मैं फिल्म देखने के लिए दूं? मुझे लगता है $1 काफी होगा। अखबार बांटने वाले लड़के के लिए $1 बड़ी रकम होती थी, जो मैं पूरे हफ्ते काम करके कमाता था। नहीं मिस एलिजाबेथ, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, एक पैसा भी नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मुझे डर था कि कहीं डॉलर का प्यार एलिजाबेथ के प्यार पर हावी न हो जाए। यह बहुत मामूली काम है और मुझे उन रास्तों से रोजाना गुजरना पड़ता है। अगर मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा। उसने कहा, वादा? मुझे पता था कि मैं एलिजाबेथ से कुछ भी नहीं मांग पाऊंगा, फिर भी मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं वादा करता हूँ। क्या तुमको इस काम को करने में कोई परेशानी होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहना चाहता था कि मुझे आपका काम करने में खुशी होगी, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि मुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म आती है। हालांकि अगर मैं उसे यह बात बताता तो वह बहुत खुश होती और वह हेलन की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाती। इस तरह ये काम शुरू हुआ। मुझे याद आया कि लिफाफे किसके लिए हैं। मुझे यह भी याद आया कि पॉल ने बिना किसी गलती के मुझे पीटा था। मैं यह भी जानता था कि पॉल सबसे खराब व्यक्ति था। अगर इसे खून का घूंट पीना कहते हैं तो मैं सच में खून के घूंट पी रहा था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने सोचा था कि मैं पॉल से बदला लूंगा, लेकिन बदला लेने के बजाय मुझे हर दिन उसके पास लिफाफा ले जाना सिखाया गया। एक दिन मेरी माँ मेरी आंटी से फोन पर बात कर रही थी। जब भी आंटी से फोन पर बात होती तो मेरी माँ इतनी जोर से बोलती कि अगर रिसीवर भी हटा दिया जाए तो भी उसकी आवाज आंटी तक पहुंच जाए। माँ कह रही थी, एलिजाबेथ के साथ क्या बात है? उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़का है। नहीं, डॉक्टर बेचारा क्या जाने, दिन रात अपने मरीजों में लगा रहता है। तुम देखना, एलिजाबेथ सिर पकड़कर रोएगी। पॉल से वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आपको याद है कि ग्लोरिया के साथ क्या हुआ था? रोजी ने आत्महत्या क्यों की? एलिजाबेथ पागल हो गई है। भला हमें किसी से क्या मतलब? अगर उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते हैं तो हम कौन हैं? छोड़ो इन बातों को, बताओ तुम हमारे घर कब आ रही हो?
उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि मैंने पॉल के बारे में जो कुछ भी सोचा था वह बिल्कुल सही था। एलिजाबेथ अपनी मासूमियत में खलनायक को एक नायक के रूप में सोचती है। अगर मैं उसे यह बताने की थोड़ी हिम्मत जुटाता हूं कि मैं वास्तव में उससे प्यार करता हूं, तो वह पॉल के साथ रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कई बार मैं डायलॉग याद करके घर से निकला था, लेकिन एलिजाबेथ का खूबसूरत चेहरा देखकर सब कुछ भूल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एलिजाबेथ की मदद कैसे करूं। क्या मैं डॉक्टर शेरेज को सब बातें बता दूं जो एलिजाबेथ ने मुझे करने को कहा है? लेकिन डॉक्टर शेरेज को बताने का समय नहीं पाया। अगले दिन जब मैं लिफाफा जार में डाल रहा था, मैंने एलिजाबेथ के कमरे से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी। मैं कहता हूं कि तुम अब पॉल से नहीं मिलोगी। वह एक अच्छा आदमी नहीं है। पूरा शहर जानता है कि वह किस तरह का आदमी है। अगर मुझे पता चला कि तुमने उससे मिलना बंद नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और पॉल को मार डालूंगा, चाहे उसके बाद मुझे बिजली की कुर्सी पर क्यों न बैठना पड़े। लिफाफा डालकर मैं चुपके से वहां से निकल गया। मैंने सोचा, चलो बेटा पॉल, तुम्हारा आखिरी दिन करीब है। मुझे पता है कि तुम एलिजाबेथ से मिले बिना नहीं रहोगे और परिणामस्वरूप डॉक्टर शेरेस तुमको मार डालेगा। अगर मैं कभी तुमको एलिजाबेथ के साथ देखूंगा, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शेरेस को सूचित करूंगा, और जिस दिन तुम मरोगे मेरे अखबार अच्छी तरह से बिकेंगे। इस घटना के तीसरे दिन जब मैं अखबार बांटने जा रहा था, तो मैंने देखा कि सामने से पॉल की फोर्ड कार आ रही है। अभी दिन का उजाला नहीं फैला था, फिर भी फोर्ड की हेडलाइटें नहीं जली थीं। मैं तुरंत सड़क के किनारे हो गया। जब फोर्ड मेरे पास से गुजरी तो मुझे गहरा दुख हुआ और शायद गुस्सा भी आया कि एलिजाबेथ पॉल के बगल में बैठी थी। बाद में मैंने इस दृश्य को पूरी गर्मियों में बार बार देख था। मुझे लगता है कि कम से कम 20 या 22 बार मैंने एलिजाबेथ को पॉल के साथ इस तरह घर लौटते देखा होगा। लेकिन एक बार भी मुझमें इतना साहस नहीं हुआ कि मैं डॉक्टर शेरेस को पॉल और एलिजाबेथ के बारे में कुछ बता सकूं। गर्मियां खत्म होते ही दो खास बातें हुईं। लिफाफों के ट्रांसफर में कमी आ गई थी। अब सिर्फ एलिजाबेथ के जार में रखे लिफाफों को ही पॉल के लेटर बॉक्स तक पहुंचाया जाना था। लेकिन पॉल के लेटर बॉक्स में एक भी लिफाफा नहीं था जिसे एलिजाबेथ के जार में रखा जा सके। दूसरी बात, डॉक्टर शेरेज पॉल से मिलने मिसेस फैटी के टैवर्न गए। उस समय मैं अपने एजेंट से साप्ताहिक कमीशन लेकर वापस आ रहा था। जब मैंने डॉक्टर शेरेज को फैटी के बार में प्रवेश करते देखा, तो मेरा दिल पॉल को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहता था। आप लोगों को पता होगा कि मेरी उम्र के लड़कों को बार में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं कोई साधारण लड़का नहीं था। मैं एक अखबार वाला था, और न्यूज़पेपर मैन को कम से कम इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह अपने दम पर समय का प्रबंधन कर सके। डॉक्टर शेरेस के पीछे मैं भी बार में दाखिल हुआ, और काउंटर पर मैंने बताया कि अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए मुझे सोडा की एक बोतल चाहिए। मैं जाकर उनके बगल वाली टेबल पर बैठ गया। जाहिर है, पेट में दर्द की वजह से रोने वाले एक युवा लड़के को सोडा पीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूं, डॉक्टर शेरेज ने पॉल को बताया। धन्यवाद, आप अपने आप आ गए। कई दिनों से मैं खुद आपसे बात करने के लिए बेचैन हूं। जो कुछ कहना है कहो। नहीं, पहले आप कहो, आप मेरे बुजुर्ग हो। मैं जानता हूं कि तुम और एलिजाबेथ एक दूसरे को पसंद करते हो। अपने शब्दों को थोड़ा ठीक करो, पॉल ने कहा। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद करती है। चलो ठीक है, डॉक्टर शेरेज ने कहा। एलिजाबेथ तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाकर इस कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है, सर? कोई समस्या है? डॉक्टर ने विस्मय में पूछा। मैं शादीशुदा हूं, सर, और मेरे 3 बच्चे हैं। चूंकि उन्हें यहाँ का मौसम पसंद नहीं है, वे कैलिफोर्निया में बस गए हैं। मैंने सोचा कि डॉक्टर शेरेज अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली मारने वाला है, लेकिन वह खुद ऐसे बैठा रहा जैसे किसी ने उसे मार डाला हो। मेरे पास तुम्हारी बेटी की कुछ चिट्ठियां हैं, पॉल ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। 100 से अधिक नहीं होंगी।
मैं उन पत्रों को आपको केवल $10,000 में वापस करना चाहता हूं ताकि बाद में आपको कोई समस्या न हो। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? डॉक्टर ने दर्द भरे लहजे में पूछा। मैं आपके सम्मान की रक्षा करना चाहता हूं। मेरे इस नेक काम की सराहना करें। डॉक्टर शेरेज ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मैं 3 दिनों के लिए आज रात की ट्रेन से न्यू जर्सी जा रहा हूं। मैं बुधवार को वापस आऊंगा। तुमको पैसे गुरुवार तक मिल जाएंगे। तुमको एलिजाबेथ के सभी पत्र लाने होंगे। एक भी पत्र नहीं छोड़ना है। मैंने हमेशा इस संबंध में ईमानदारी का सबूत दिया है, पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते हैं जिसे मैंने ईमानदारी से सभी पत्र वापस नहीं किए हैं। यदि मुझे सही पैसा मिलता है, डॉक्टर, तो मैं अपने पास किसी लड़की का एक पत्र रखना भी अवैध मानता हूं। मेरा सोडा खत्म हो गया था तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया और काउंटर पर जाकर पैसे चुका दिए। अब पेट दर्द कैसा है? काउंटर पर खड़ी लड़की ने पैसे लेते हुए मुझसे पूछा। पेट में नहीं, मैंने अजीब लहजे में कहा, और मैं बिल्कुल सही था। यह अभी मेरे दिल में दर्द कर रहा है। और यह कहते हुए मैं मिसेस फैटी के बार से तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार अखबार बांटने जा रहा था तो मैंने एलिजाबेथ को उसी रास्ते से आते देखा जहां से वो पॉल के साथ फोर्ड में बैठकर आती थी। इस बार वह फोर्ड में नहीं थी। पॉल भी उसके साथ नहीं था। मैं जानता था कि वह नहीं चाहेगी कि कोई उसे यहां से आते हुए देखे, इसलिए मैं झाड़ियों के पास छिप गया। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी, शायद वो कांप भी रही थी। निश्चित रूप से उसका पॉल के साथ झगड़ा हुआ होगा। निश्चित रूप से उसने पॉल से पूछा होगा कि वह उसके पिता को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, और उसने पॉल से शिकायत की होगी कि जब वह पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है तो उसने उसे धोखा क्यों दिया। मैं उसके पीछे जाना चाहता था और उसे तसल्ली देना चाहता था और उससे कुछ कहना चाहता था जिससे उसे आराम मिले। लेकिन नहीं, मैं इतना शर्माता क्यों हूं? मैं झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया और उसकी हालत पर तरस खाया। जब वह चली गई तो मैंने अपने अखबार इकट्ठे किए और मिसेस फैटी के टैवर्न के पीछे वाले छोटे से मैदान पर तेजी से पहुंचा। हमेशा की तरह वहां पॉल की फोर्ड थी। मैं आगे बढ़ा। हमेशा की तरह पॉल कार की अगली सीट पर गठरी की तरह लेटा था। मैंने इससे पहले भी कई बार उसे इस हालत में सोते हुए देखा था, लेकिन इस बार कार की सीट खून से लथपथ थी। उसके सिर में एक छोटा सा छेद था जिसमें से खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपक रही थीं। और इस बार उसके पास व्हिस्की की एक खाली बोतल भी नहीं पड़ी थी। मैंने दोनों हाथों से अखबार पकड़ा और तेजी से अपने एजेंट की दुकान की ओर भागा। रास्ते में घबराहट के कारण मैं कई बार लड़खड़ाया और गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह मैं दुकान तक पहुंच गया। खबर सुनते ही एजेंट ने फोन उठाया और ऑपरेटर से डॉक्टर शेरेज का नंबर कनेक्ट करने को कहा। डॉक्टर घर पर नहीं है, संचालिका ने कहा। वह कल शाम न्यू जर्सी गया है और 3 दिन से पहले वापस नहीं आएगा। आप हमारे शहर के संचालक को नहीं जानते। अखबार में खबर बाद में आती है, पहले उसे पता चलता है। अच्छा, अगर डॉक्टर नहीं है तो थाने का नंबर मिला दो। देखते ही देखते मिसेस फैटी के टैवर्न के मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उनमें से कई ऐसे थे जो स्लीपिंग सूट में वहां पहुंचे थे। बात यह है कि जब हमारे टेलीफोन ऑपरेटर को कुछ नया पता चलता है तो वह सबसे पहले अपनी मां को उस बात की जानकारी देती है। और उसकी मां, यह महसूस करते हुए कि जनता इस खबर की असली मालिक है, पूरे शहर में इसकी घोषणा करती है। भीड़ में जाकर पॉल की लाश देखने का मुझ में साहस नहीं था, सो मैं मैदान के एक ओर बैठकर आने वालों की बातें सुनने लगा। डॉक्टर साइमन कह रहा था कि पॉल मर चुका है। उसे मरे अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। 1-2 घंटे पहले उसके माथे पर किसी ने बंदूक से 3 गोलियां मारी हैं। यह उसके किसी बदमाश दोस्त की हरकत रही होगी। जब पॉल की लाश चली गई, पुलिस ने पॉल की फोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया और भीड़ खत्म हो गई, तब अखबार का एजेंट मेरे पास आया। आज की दुर्घटना के बाद तुम पूरी तरह से घबरा गए हो, घर जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे अखबार किसी और से बंटवा देता हूं।
लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं अपने अखबार खुद बांटूंगा। इसलिए मैं तुरंत अखबार बांटने चला गया। एलिजाबेथ के घर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। बाग में रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। जब मैंने एलिजाबेथ का पसंदीदा अखबार द टाइम्स दरवाजे पर रखा, तो वहां कोई नहीं था। अखबार रखने के बाद मैं एलिजाबेथ के कमरे की खिड़की पर गया। वहां अभी भी कांच का जार पड़ा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और एलिजाबेथ बाहर आई। उसने चुपचाप अखबार उठाया और उठ खड़ी हुई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे या क्या करे। बल्कि मुझे लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि मैं उसकी खिड़की के पास खड़ा था। मैं खिड़की की ओर मुड़ा और छोटे छोटे कदमों से एलिजाबेथ के सामने से गुजरा। गेट के पास पहुंचकर मैं रुक गया और उसकी तरफ मुड़कर उसे खिड़की में रखे जार की तरफ इशारा किया। बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर बाद वो मेरी बात समझी और खिड़की की तरफ मुड़ी। जैसे ही वो खिड़की की तरफ मुड़ी, मैं वहां से भाग निकला। आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत शर्मीला हूं। मैं एलिजाबेथ को कांच के जार में से मेरा खत और एक गोल सुनहरी वस्तु, जिसे वो जेबी घड़ी कहा करती थी, और उस घड़ी के पीछे एक बड़े अक्षर में एलिजाबेथ शेरेस छपा हुआ था, उठाते हुए नहीं देख सकता था। बात यह है कि आज मैंने आखिरी लिफाफा जार में रख दिया था और उस लिफाफे में रखे छोटे से पत्र में लिखा था, यह खून से लथपथ तुम्हारी घड़ी पॉल के शरीर के पास पड़ी थी। भगवान के लिए सावधान रहो। हमेशा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारा गुलाम जॉन प्राइस। अखबार वाला, रूट नंबर 2।